दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ हद तक पूरी कोशिश किया मैंने आपको एक जगह नोट समराइज करने की, एक जगह नोट्स देने की और उसको अच्छे से समझाने की, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। धीरे धीरे हमें आगे तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण। यानी इसके अंदर दो चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पाठ्य मतलब टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे मैसेज लिखते हैं ना उस फॉर्म में, तो टेक्स्ट हो गया एक। और नंबर 2 सारणीय मतलब टैबुलेशन टेबल की फॉर्म में। तो आपको टेक्सचुअल डेटा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। और दूसरा कौन सा प्रेजेंटेशन पढ़ना है? टैबुलेशन। तो टेक्सचुअल और टैबुलेशन का प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब बात ही आती है, देखो किसी बुक में तो ये चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है। किसी में 5 है तो उससे कोई मैटर नहीं करता, कोर्सों में सारा ही करना है, ठीक है ना। ये जो मैंने 5 लिखा है, मैंने टीआर जैन के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने 5, ठीक है ना। और हो सकता है चैप्टर नंबर जो ये वाला है इसका नाम जो है बुक में सारणीयन हो, सिर्फ सारणीयन भी होता है बहुत बुकों में। बट जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो बेटा दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण और दूसरा सारणीय प्रस्तुतिकरण। इसका मतलब चित्र वाला कहां गया? एक चित्र में भी तो प्रस्तुतिकरण हो सकता है ना, वो उससे अगला वाला चैप्टर है जिसमें चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या जरा देखते हैं। इसने बोला इससे अभिप्राय आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना। तो इससे अभिप्राय आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जाने से है। यानी इससे अभिप्राय आंकड़ों को एकदम स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जाने से है। बात सुना गया ना। ताकि क्यों करना है स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से? ताकि जो सभी व्यक्ति उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके, सभी उसे आसानी से देख करके समझ सके और उनसे उचित परिणाम यानी रिजल्ट जो है, कंक्लूजन जो है वो निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके। क्लियर है। तो इससे अभिप्राय आंकड़ों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए जाने से है, ताकि सभी व्यक्ति उनसे या उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके और उनका उपयोग करके उचित परिणाम, उचित निष्कर्ष क्या कर सके? निकाल सके। क्लियर हो गया। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है पाठ्य यानी वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी ये वाला पाठ्य यानी वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण जिसमें हम टेक्स्ट यानी शब्दों का यूज करेंगे। दूसरा होता है सारणीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, जिसमें हम जो यूज करेंगे वो होंगे टेबल्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा होता है चित्रमय होता है चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण जिसमें हम ग्राफ का यूज करेंगे। क्लियर है। तो 3 तरह से मेनली करा जाता है, पाठ्य यानी वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीय प्रस्तुतिकरण और चित्रमय यानी चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण। क्लियर है। तो अब एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहले इसको, देन इसको। ये तो चैप्टर ही अलग है, इसको अलग चैप्टर बनाया गया इसके लिए, ठीक है ना। चलो तो फटाफट से आता नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस बच्चे पसंद आ रही है, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगा बार बार कि प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी भेजे ताकि वो फ्री क्लासेस ले सके। नंबर 2, अगर मुझसे भी कोई गलती हो रही हो, ठीक है, या फिर कोई चीज रह रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है ना। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, चाहे रिप्लाई ना दे पाऊं टाइम पे, बट पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है ना। करिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं। पाठ्य प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। पाठ्य प्रस्तुतिकरण मतलब होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। क्या होता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है। आंकड़ों का पाठ प्रस्तुतिकरण भी बोलते हैं इसको। देखो क्या है, पाठ्य प्रस्तुतिकरण बोलो या फिर आंकड़ों का पाठ प्रस्तुतिकरण बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही सही है। टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होता है यानी शब्दों की फॉर्म में डेटा होता है। क्लियर है। तो उसने बोला आंकड़ों को शब्दों की सहायता से प्रस्तुत करना, यानी आप अपने जो आंकड़े हैं उनको शब्दों यानी कहानियों की फॉर्म में, शब्दों की फॉर्म में अगर आप प्रस्तुत कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। इसे आंकड़ों का वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ों का वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। बड़ा सिंपल, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा हूं? वो कह रहा है पाठ्य प्रस्तुतिकरण यानी आंकड़ों का पाठ प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो हमने कहा आंकड़ों को शब्दों की सहायता से प्रस्तुत करना पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसे वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे उदाहरण जैसे हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते लगभग 80% कंपनियां घर से काम करवा रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ठीक है ना। जबकि 20% जो कंपनियां हैं वो सप्ताह के 3 दिन ही खुल रही थी, सप्ताह के 3 दिन वो बंद रह रही थी।
ठीक है। उससे आगे और भी कहानी लगा सकते हो। उसके इसमें इसके अंतर्गत है जो पुरुष थे वो फिर भी क्या नाम है कंपनी उनको बुला रही थी, मतलब कम से कम 15 लाख लोगों को कंपनी ने बुलाया काम पे, और जो महिलाएं थी उनको बोला गया कि घर से ही आप काम करें, मतलब 30 लाख महिलाओं को बोला गया कि घर से काम करें। तो इस टाइप का जो शब्दों की फॉर्म में, कहानी की फॉर्म में दिया जा रहा है डेटा, ये आपका पाठ्य प्रस्तुतिकरण होता है। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे पाठ्य प्रस्तुतिकरण के गुण और दोष, क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गुण की, तो पहला गुण जो लिखा हुआ है इसमें वो लिखा हुआ है कि सीमित सांख्यिकीय सूचना होने पर उपयुक्त। अगर सांख्यिकीय सूचना यानी जो आंकड़े हैं उनका आकार जो है वो सीमित है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। देखो आपने कहानी की फॉर्म में लिख दिया, बट सोचो जगह जगह आंकड़े भरे पड़े हैं, इतने सारे आंकड़े भरे पड़े हैं, तो भाई साहब उसको पाठ्य पुस्तक इतना गंदा लगता है ना पढ़ने में, समझ नहीं आता। कभी यहाँ 30, कभी 15 लाख, कभी 2 लाख, ये लाख, इतना सारे हो जाएंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो अगर आंकड़ों का जो आकार है सीमित सांख्यिकीय सूचना है तो ही ये उपयुक्त होगा, यानी आंकड़ों का आकार छोटा होने पर ही उपयुक्त है। नंबर 2, समझने में सरल है, यानी कहानी की फॉर्म में ऐसे पढ़ने में जो होता है समझना थोड़ा आसान और अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसके द्वारा पाठकों का विशेष महत्व वाले तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, सरलता से ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। आप ये लिख सकते हो, इसके द्वारा पाठकों का विशेष महत्व वाले तथ्यों की और जो फैक्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष महत्व वाले, तो उनकी ओर आसानी से ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। जबकि दोष की अगर हम बात करें तो आंकड़ों का आकार अगर विशाल होगा तो यह विधि उपयुक्त नहीं है। भाई साहब कहानी की फॉर्म में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ज्यादा ही आंकड़े हैं उसमें तो। नंबर 2, इसके अंतर्गत आंकड़ों को समझने और तुलना करने में असुविधा होती है, ठीक है ना। अगर बहुत सारे आंकड़े आ गए और उनको फिर समझना, उनको तुलना करना बहुत दिक्कत होती है। तुलना करने के लिए टेबल बने या ग्राफ बने तो समझ में आता है, थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो ऐसी कहानी के फॉर्म में तुलना कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है ना। अधिकतर स्थितियों में, ज्यादातर स्थितियों में पाठ्य प्रस्तुतिकरण ज्यादा सही साबित नहीं होता, वो थोड़ा सा इरिटेट भी करता है। पाठ्य प्रस्तुतिकरण जो है अगर छोटा मोटा है तो चल जाएगा, तो समझ में आता है, बट ज्यादा ही बड़ी बड़ी कहानियां अगर सिर्फ डेटाओं के फॉर्म में तो पढ़ने में मजा नहीं आता, सही साबित नहीं होता। तो अधिकतर स्थितियों में पाठ्य प्रस्तुतिकरण को, ठीक है, सही साबित नहीं होता और इसको यूज भी नहीं करते ज्यादातर स्थितियों में। ज्यादातर स्थितियों में टेबल्स बनाई जाती है ना, टेबल बना के समझाते हैं, या फिर कैसे समझा सकते हैं उसको चित्र के द्वारा। समझ में आ गया। तो ये वाला पूरा पाठ्य प्रस्तुतिकरण था, यानी पहले वाला क्या था, आंकड़ों को शब्दों की फॉर्म में प्रस्तुत करना पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसे वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, जहां पे इसका सीमित सांख्यिकीय सूचना होने पर ही उपयुक्त है, यानी आंकड़ों का आकार कम है तो ये उपयुक्त है। नंबर 2, समझने में सरल है। नंबर 3, इसके द्वारा पाठकों का जो ध्यान है वो विशेष महत्व वाले तथ्यों की ओर आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। आंकड़ों का आकार विशाल होने पर यह उपयुक्त नहीं लगता। उसके अलावा ज्यादातर स्थितियों में पाठ्य प्रस्तुतिकरण को लगाया नहीं जा सकता। उसके अलावा इसके अंतर्गत आंकड़ों को समझने में, उसको तुलना करने में थोड़ी असुविधा या कठिनाई देखने को मिलती है, क्योंकि यार वो जब पैराग्राफ फॉर्म में डेटा होता है तो उसको कंपेयर करना थोड़ा सा घिच बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है उसे करने में, बट टेबल होता तो कितना आसानी से हो जाता। क्लियर है। तो ये पूरा जो था वो आपका पाठ्य प्रस्तुतिकरण था, है ना, बड़ा आसान सा है। सोचो हमने आपके साथ धीरे धीरे करते करते 4 चैप्टर निपटा दिए। ये 5वां चैप्टर हो सकता है, कुछ बुकों में ये 4था चैप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स तो कंप्लीट होना ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, कि नाम भी हो सकता है इंडेक्स के अलावा थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो, चल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पाठ्य प्रस्तुतिकरण काफी आसान सा, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। चलो आज के बाद ये मत बोलना स्टैट कठिन है, स्टैट कठिन नहीं है। अगर उसको तमीज से अगर एक जगह इकट्ठा करके तरीके से उसके मतलब नोट्स पढ़े जाए ना तो स्टैट बहुत आसान है ना, क्योंकि एक ही बार में समझ में आ जाती है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आगे जाकर जब न्यूमेरिकल वाली चीजें आएंगी, मीन मिडिल मोड एंड ऑल आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, तो वो और भी आसान हो जाएंगे हमारे लिए। क्लियर हो गया। चलो सारणीयन प्रस्तुतिकरण क्या होता है। सारणीयन प्रस्तुतिकरण को टैबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये टेक्सचुअल था, शब्दों वाला टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना वो था। ये किस फॉर्म में, ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है बेटा, किसका है, टैबुलर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, एक सांख्यिकीय सारणी, आंकड़ों का कॉलम, जो सांख्यिकीय सारणी होती है वो आंकड़ों का कॉलम और रो मतलब पंक्तियां, ठीक है ना। तो अभी बताऊंगा कॉलम और रो क्या होते हैं, बताऊंगा। तो कॉलम यानी स्तंभ और पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है, यानी यह जो एक सारणी होती है, जो टेबल होती है, वो आंकड़ों का कॉलम और पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। यानी आंकड़ों को कॉलम और रो यानी पंक्तियों की फॉर्म में दिखाना, उसको व्यवस्थित करना सारणीयन कहलाता है। सारणीयन आंकड़ों को सरल
और संक्षिप्त, आसान और छोटे रूप में संचित करने के लिए सारणियों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी टेबल, सारणी मतलब टेबल की फॉर्म में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। तो सारणियन है क्या? सारणियन आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए, संक्षिप्त मतलब छोटा करने के लिए सारणियों मतलब टेबल्स में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। तो आराम से देखो, एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का कॉलम और रो यानी पंक्तियां के रूप में व्यवस्थित संगठन है, पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। नंबर 2, उनको ऑर्गेनाइज करना, मतलब व्यवस्थित मतलब करना, संगठन मतलब ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, तरीके से, व्यवस्थित मतलब तरीके से। सारणियन आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए क्या करता है? सारणियों में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं देखो क्या है सारणियन के उद्देश्य, टैबुलेशन के क्या उद्देश्य है? तो पहला, जटिल आंकड़ों को सरल बनाना, यानी ऐसे आंकड़े जो कि दिक्कत देते हैं, थोड़े कठिन टाइप के हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो उनको टेबल की फॉर्म में प्रस्तुत करके सरल बनाना, ठीक है ना। टेबल फॉर्म में करने पर तुलना में सहायक हो जाती है, ये होता है। विश्लेषण यानी एनालिसिस करने में सहायता मिलती है और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। तो सारणियन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जटिल आंकड़ों को सरल बनाना, तुलना में सहायता करना, सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायता करना और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में सहायता करना। बहुत सिंपल, ये उद्देश्य है, प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना, तुलना करना और जटिल आंकड़ों को सरल बनाना। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारे पास सारणियन प्रस्तुतिकरण के गुण। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, एक बार में याद हो जाता है। टेबल की फॉर्म में क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या है? प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने, तुलना कर सके भाई साहब, कंपैरिजन कर सके, कंपैरिजन, और जटिल आंकड़ों को सरल बनाना। सारणियन प्रस्तुतिकरण के गुण यानी मेरिट्स क्या है, क्या गुण है इसके, क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है, इससे बताओ। तो आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, यानी आंकड़ों का सरल और संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होता है इससे। नंबर 1, तुलना में सहायक, विश्लेषण में सहायक, यानी सरल विश्लेषण, वही पॉइंट से लगभग, ठीक है ना। आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है, यानी आंकड़ों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है, जिससे आंकड़ों को याद रखना भी आसान हो जाता है, याद रखना भी सरल हो जाता है। और मितव्ययी मतलब होता है इकोनॉमिकल, मैंने बताया था इकोनॉमिकल मतलब होता है जहां पे समय और लागत जो है कम लगती है, ठीक है ना। तो समय और धन कम लगता है, तो समय कम लगता है, कागज की बचत होती है। क्यों? हम क्या संक्षिप्त रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो कागज की बहुत ज्यादा जो बचत हो जाती है हमारी, ठीक है ना। तो आंकड़ों का सरल और संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होता है इसके द्वारा, तुलना में सहायक होती है, ये गुण है इसके पास। सरल विश्लेषण, आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है, जिससे आंकड़ों को याद रखना भी क्या होता है? सरल हो जाता है। और मितव्ययी मतलब इसमें समय और धन, यानी समय और कागज दोनों की बचत होती है, क्योंकि इतना सारा आंकड़ा जो उधर फैला हुआ उसको आप समराइज करके टेबल में रख देते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पेपर आपका बच जाता है, ठीक है ना। अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई चीज आपको कठिन लगी होगी इस चैप्टर में, बिल्कुल आसान सा टुच्चा सा चैप्टर है, ठीक है, और आगे भी आसान है चैप्टर। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं ये खत्म कर देता हूं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इतना हमने कर लिया है, तो आप इस पार्ट को एक बार देखो या 2 बार देखो, ठीक है, आपकी मर्जी है। डन। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 इसी चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फटाफट से नोट डाउन कर लेना बच्चे जितने भी चीजें हैं ये।